नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उससे रिलेटेड आजकल आपको वीडियो तो मिल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए एक तरीका वैसे मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हैं वो एक आप कह सकते हो इमेज के फॉर्म में शेयर कर देता हूँ, राइट। तो अगर किसी को कोई कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें क्या है, जैसे कि अभी ये एडिटोरियल मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसकी जो वोकेबलरीज है मैं पहले डाल चुका हूँ, ठीक है। लगभग आधा घंटा हो गया या 15-20 मिनट पहले मैं वो डाल चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान रखिए, मतलब ये रिकॉर्डिंग के आधा घंटा आपको तो मिलता है वीडियो 8 बजे, और यूँ मानो कि रिकॉर्डिंग मैं शुरू कर देता हूँ लगभग 6:30 बजे, और ये जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो आपको 6 सवा 6 बजे मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो एक बार आप उसके ऊपर नज़र ज़रूर डाल लो, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए फिर बाद में अगर आपके सामने वो वर्ड्स आते हैं तो, ठीक है। वो एक्चुअली कोमल मैम के पास में टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है और घर के थोड़े इश्यूज़ हैं, इस वजह से थोड़ा वो बिज़ी चल रही हैं, ओके। तो इस वजह से ये मैंने थोड़ा सा तरीका निकाला है कि ये ठीक रहेगा। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट आर्टिकल तो रहेगा देखो वार्निंग इन वैली, और सेकंड आर्टिकल रहेगा न्यू डेंजर इन कश्मीर। मुद्दा सिर्फ एक है, आर्टिकल दो हैं, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। मुद्दा आपको पता ही है कि कश्मीर में अभी मिलिटेंट्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं कश्मीरी माइनॉरिटीज़ पे। अब कश्मीरी माइनॉरिटीज़ में कौन है? कश्मीरी पंडित और वहाँ पर रहने वाले सिख्स। यही चीज़ अभी यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। एक तो मुद्दा क्या है, क्या इसके पीछे पूरा एक रैकेट है या फिर एक ग्रुपिंग क्या है, और उसके अलावा वजह क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोनों आर्टिकल्स को। और तीसरा जो आर्टिकल रहेगा दैट विल बी द रोट एट ब्रेटन वुड्स, कि क्या प्रॉब्लम अभी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में चल रही है। देखो इस आर्टिकल को आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाला जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, पर ज़्यादा इसकी कनेक्टिविटी आएगी जीएस पेपर 4 एथिक्स वाले से, क्योंकि एथिकल इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पर ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 आर्टिकल से तीनों को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है वार्निंग इन वैली। देखो अभी जो वैली मतलब कश्मीर में नॉर्मली अगर देखा जाए तो अभी तक जितने भी टारगेट्स थे उन टारगेट्स में एक और चीज़ अभी ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो मिलिटेंट्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं वो टारगेट कर रहे हैं, अब सिविलियंस को टारगेट करने लग चुके हैं, जो कि बिल्कुल इनोसेंट है। अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए वो नॉर्मली अपनी स्ट्रीट्स में जा कर के अपना ठेला लगा रहे हैं। एक बिहार का ठेला लगाने वाला बंदा जो कई सालों से वहाँ पर रह रहा है, एक केमिस्ट कश्मीरी पंडित जो कि केमिस्ट थे, उनका मेडिकल शॉप था, उन्होंने जब 1990 के टाइम पे जब एग्जोडस हुआ था कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का, तो उन्होंने कश्मीर छोड़ने से मना कर दिया। बोले ये मेरी क्या कहते हैं मातृभूमि है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। 2 टीचर्स जिनमें एक प्रिंसिपल, उनको अटैक कर दिया। जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो जम्मू के हिंदू हैं, इन पर अटैक किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक फ्रंट निकल के आ रहा है, एक कॉलेशन निकल के आ रहा है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब ये जो टीआरएफ है इसका पता नहीं है कि कौन बंदे हैं, पर ये एक आउटकम अभी इंटेलिजेंस से ये पता पड़ रहा है कि जो मिलिटेंसी को प्रमोट करने के लिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी लैंड के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं वो मिलकर के एक वर्चुअल कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जिससे कि वो ना तो अपनी फेस को सामने ला पाएँ, और दूसरा यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको भी उन्होंने वेरी कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि 2015 के लगभग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते थे ये लोग, मतलब ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिटेंसी को प्रमोट करने वाले थे, रिक्रूटमेंट करते थे, तो वो चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। अभी कहते हैं ना कि बिल्कुल हिडन फॉर्म में छुप करके ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तो मुद्दा क्या आता है कि यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आकर के सेटल हुए हैं, जैसे कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है कश्मीर में, ठीक है, सिख्स हो गए, हिंदूज़ हो गए, या फिर जो लोग भी वहाँ पर जाकर के अपना कहते हैं ना कि हाँ अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए छोटा मोटा काम करना जिन्होंने शुरू कर दिया, उन लोगों को आउटसाइडर कंसिडर कर रहे हैं, या फिर ये
कि वो फोर्सेस जो हैं, जो मिलिट्री फोर्स वहाँ पर डिप्लॉयड है कश्मीर की स्ट्रीट्स में, श्रीनगर की स्ट्रीट्स में, तो बोलो उनको असिस्ट करते हैं ये जो भी आउटसाइडर्स हैं। तो मिलिटेंट्स जो हैं वो इन्हीं तरीके से ये एक कहता ना कि हाँ ये हमारे खिलाफ में काम कर रहे हैं, तो इन स्मॉल कम्युनिटीज़ को अब टारगेट करने लग गए हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि टारगेट किया जा रहा है किसको, जो स्मॉलर कम्युनिटीज़ हैं वो, और टारगेट कर कौन रहा है, ये मिलिटेंट्स, और ये कह के कि कश्मीरी मुस्लिम्स को यहाँ पर थ्रेट है, डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिशें की जा रही है। और सरकार ने जब से आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया है तब से तो आप जानते ही हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होने लग चुकी है। वैसे तो ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, पर हाँ कि गवर्नमेंट का ये कहना था जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया या इनफेक्टिव बनाया, तो एक पॉइंट ज़रूर था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक हम कम कर देंगे, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को पुश करेंगे। पर यहाँ तो एक अलग ही चेहरा निकल के आ गया। अब ये जो टीआरएफ है ना, इसमें ओल्ड ग्रुप्स का एक एमलगमेशन देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ए मर्जर, जैसे कि लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अब साथ में ये लोग साथ में आकर के टीआरएफ के बैनर के नीचे या फिर ये एक वेग ग्रुप के तौर पे काम तो कर रहे हैं। पर इसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि मान लो किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, और वो अटैक करने के बाद में कि कौन ब्लेम लेगा कि किस ग्रुप ने अटैक किया, लश्कर ए तोयबा ने किया, जैश ए मोहम्मद ने किया, हिजबुल मुजाहिदीन ने किया, उसको वो डिनाई करते रहते हैं। मतलब जो टैक्टिक्स थी 2015-17 के बीच की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो टेररिस्ट हैं वो अपने आप को प्रोमोट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को दिखा रहे हैं, मतलब एक माहौल जो बनाने की कोशिशें की जा रही थी, उसकी बजाय अब तरीका जो है बिल्कुल अलग है। वो कैसे, जो कश्मीरी यूथ है एलिनिएटेड, उनको रिक्रूट करते हैं और उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं देते, और उनके हाथ में ऐसे भी नहीं कि हथियारबंदी ज़बरदस्त तरीके से कर दी जाती है, एक पिस्टल पकड़ा दी और बोल दिया जाओ और ये तुम्हारा टारगेट है, ये करके आ जाओ। अब वो जाते हैं और जाकर के फिर बाद में जो भी सिविलियंस उनको टारगेट करने लग जाते हैं। तो अटैक करने का तरीका और किस पर अटैक होगा, उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। अभी तक तो क्या इंडियन आर्मी के पर्सनल्स थे, इंडियन आर्मी के ट्रूप्स थे, उन पर अटैक करने का रहता था, अब सिविलियंस को भी अटैक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कुछ भी ये कैटेगराइजेशन हम देख रहे हैं, एक तो मिलिटेंट्स हैं वो ओवरग्राउंड, दैट मीन्स अंडरग्राउंड काम नहीं कर रहे हैं, ओवरग्राउंड, क्योंकि ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं है ना, तो उनको पता नहीं है, बस उनको थोड़ा सा सिखा दिया जाता है किसी भी तरीके से और हाथ में पकड़ाया हथियार, बोले अब जाओ तुम मारो। ठीक है, तो ये जो तरीका है इसमें क्लियरली किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना और उस पर अटैक करना मुश्किल है। इसके अलावा ये जो किलिंग है, इसकी वजह से देखो एक ज़माना जो टूरिज़्म के लिए प्रमोट हो रहा था वो टेररिज्म के लिए बढ़ता चला गया। वो बात है 1990s की, टूरिज़्म के लिए कश्मीर फेमस, टेररिज्म आ गया 1990s आते, और फिर उसके बाद में टेररिज्म से फिर से टूरिज़्म की तरफ जाने के लिए बात कही गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो कि आर्टिकल 370 के तहत मिला हुआ था उसको एकदम ख़त्म कर दिया और स्टेट को बाइफर्केट करके 2 यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो नॉर्मलसी की बात तो कर दी कि जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी आ जाएगी, पर नॉर्मलसी को मेंटेन करना अपने आप में बहुत दूर की बात है अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो। दूसरी तरफ पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है वहाँ की, वहाँ या फिर कोई भी न्यूज़ मीडिया हाउस या कोई भी सोशल मीडिया यूज़र अपने हिसाब से कोई स्टेटमेंट अगर दे देता है तो मीडिया हाउसेस को तो गैग कर दिया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है कि आप रेगुलेटेड मैनर में जो न्यूज़ है वो प्रिंट करो। और दूसरा, अगर सोशल मीडिया यूज़र्स कोई भी इशू को लेकर के, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अपनी पोस्ट डाल देते हैं तो उन लोगों को भी वहाँ पर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। कहीं पर सडिशियस चार्जेस लगा दिए जाते हैं, राष्ट्रद्रोह के कानून लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया है रिसेंटली, है ना, जिसका नाम है एक तरीके से राइटिंग डिस्ट्रेस सेल, पंडितों की प्रॉपर्टी को सेल करने का जो प्रोविजन था 1990 का, तो बोलो उसको कैसे भी करके क्लियर आउट किया जाए। तो पंडित जिनका एग्जोडस हुआ था 1990 के टाइम पे, कश्मीरी पंडित, ठीक है ना, तो उसको लेकर के भी अभी मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को रिटर्न करना उन पंडितों को, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर ना इस्टेब्लिश करना, और साथ में
आप देख सकते हो कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो भी लगातार साइड में हो रही है, या फिर जो वहाँ के लोगों की नाराज़गी है उसको भी एक्सप्रेस होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में फिर ये इसी तरीके से वो फिर मिलिटेंसी को प्रमोशन मिल रहा है, और मिलिटेंसी का एक ये नया पैटर्न दिख रहा है जिसमें कि वो अपने फेलो सिटीजन्स को, जिनको वो यूँ मानते हैं कि आउटसाइडर्स हैं या फिर कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए थ्रेट है, बोला इनको मारो सबसे पहले, उनको टारगेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सिचुएशन देखो इतनी ग्रेवर होती चली जा रही है, मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, तो एक करेक्शन होना ज़रूरी है कश्मीर के इस पूरी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो एक तो ये मुद्दा, यहाँ से कुछ बातें हमें पकड़ में आई, आर्टिकल 370 का ये सारा। अब टू द पॉइंट हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या इश्यूज या क्या सिग्नल देना चाहते हैं मिलिटेंट्स इस पूरे इशू को अगर हम एनालाइज करें। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है न्यू डेंजर इन कश्मीर। आर्टिकल को लिखा है प्रताप भानु मेहता जी ने। देखो, टेरर अटैक का अब टारगेट कौन हो चुके हैं? कश्मीरी माइनॉरिटीज़, ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में देख लिया। और ये टारगेट भी इस तरीके की है कि सीधा का सीधा हिट किया जा रहा है सिख्स को, हिंदूज़ को। ठीक है, अब ये जो कश्मीर में जो अक्यूमुलेशन हो रहा है ना, पूरा ये हॉरेंडस कल एक तरीके से क्यूमुलेटिव वायलेंस, कि एक साथ अलग अलग कम्युनिटीज़ पे टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वाकई में जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं। अब देखो, हमें ये चीज़ पता है कि जब एक यूथ के लिए कुछ, आप कह सकते हो कि कुछ एस्पिरेशंस होती है उसकी लाइफ में, जैसे कि एक प्रॉपरली एजुकेटेड यूथ होगा तो वो चाहेगा कि उसको प्रॉपर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड अच्छे से अर्न करे और अपने आप का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड कर सके। तो ये तो एक पैटर्न होता है एक आइडियल सिचुएशन में। पर जस्ट अगर थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन देखें, एजुकेशन टाइम पे मिल नहीं रही है, और उस यूथ को फिर ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे के, धर्म के नाम पर या फिर कोई और आइडियोलॉजी के बेसिस पे उस यूथ को आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन इस तरीके से हो कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने खुद के टारगेट्स को फुलफिल करवाएंगे थ्रू दोज यूथ्स। उन यूथ को फिर बाद में डायरेक्ट किया जाएगा कि आप तो केवल और केवल वायलेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लग जाओ। इससे उनको क्या होता है कि आपके घर वालों को हम टेक केयर कर लेंगे। एक बार आप अजमल कसाब का वो वीडियो देखना जिसमें उसने कन्फेशन दिया है अपना, ठीक है, पकड़े जाने के बाद में, कि साहब हम तो छोटे छोटे बच्चे थे 5-7 साल के, और एक आदमी, मतलब साहब आता था शहर से, और उसने मेरे बाप को क्या पता 10 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए, और बोला है कि तू इसे मुझे दे दे, इसकी तो ज़िंदगी मैं बना दूंगा, बाकी तेरे को खर्चा मिलता रहेगा। और छोटे से बच्चे को वहाँ से ले जाते हैं। अब बच्चे भी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का था खुद अजमल कसाब। फिर उसके बाद में उसने रिवील किया कि हमें फिर ट्रेनिंग दी, जो भी सिखाया वो हम करते रहे, हमें किसी का पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस हमें तो जो बताते हैं वो करते रहते हैं हम। तो मुद्दा क्या आ रहा है, अनएजुकेटेड जो यूथ हैं या जो छोटे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, फिर उन लोगों को फिर मैनिपुलेट कर दिया जाता है। एग्जैक्टली कश्मीर में हो रहा है, राइट। तो जो मिलिटेंट्स हैं या फिर जिनको हम कह सकते हैं कि भटके हुए कश्मीरी यूथ हैं, वो फिर अभी क्या कर रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं कश्मीरी जो भी माइनॉरिटी है उन पर। अब देखो, बात ऐसी है कि ये जो अटैक हो रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है। वजह सिंपल सी ये है, पहली तो पॉइंट ये है, पहला सिग्नल तो ये निकल के आता है कि जितना भी आप काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर लो, मतलब मिलिटेंट्स को रोकने की कोशिश कर लो, वो सारी काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होती। कुछ है जो काउंटर इंसर्जेंसी मतलब इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज है वो सक्सेसफुल होती है। दैट मीन्स कि मिलिटेंट्स को रोकने के लिए जो आप ऑपरेशन कंडक्ट करते हो वो सारे सफल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो रही है। जैसे कि बोला जा रहा है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, ये चीज़ बोली जा रही है, पर क्या रियल में कश्मीर में नॉर्मलसी है? जिस तरीके से 90s में कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से भगाया गया था, निकाला गया था, उसके बाद में अभी तक भी वहाँ पर शांति नहीं है, कश्मीरी पंडितों को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। साथ में आपके पास में जो इंटेलिजेंस इनपुट अवेलेबल है उसके बावजूद भी आप माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या वाकई में जो भी आपने मिलिटेंसी को रोकने के लिए कदम उठाए वो सारे सक्सेसफुल हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये सीधा सा सिग्नल है कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जितने भी आप ऑपरेशन कंडक्ट करते हो उनमें बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि
वहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं है। जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं आएगा, जहाँ पर वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स जो ऑलरेडी लीड कर चुके हैं कश्मीरी पॉलिटिक्स को, उनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि ये जो अटैक है इसमें सीधा का सीधा एक है कि स्टेट अब रिस्पॉन्ड करेगा। स्टेट का मतलब सरकार अब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगी। अब रिस्पॉन्स करेगी तो आपको पता है इसका असर कितना होता है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है तो वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएंगे, और वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएंगे तो उसका फ़ायदा जो है ये फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है। कैसे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का नाम लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पे दबाव बनाती हैं फिर। ठीक है, तो स्टेट की तरफ से रिस्पॉन्स की डिमांड हो रही है या रिस्पॉन्स चाहते हैं ये टेररिस्ट अटैक जो भी हो रहे हैं ये। अब दो तरीके के रिस्पॉन्स आ सकते हैं, एक तो होता है इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनली तो क्या कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आप रोकने के लिए अलग अलग जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है वो कंडक्ट करो। एक्सटर्नली क्या हो सकता है कि हमारे दिमाग में सीधी सी बात है कि ये सारा का सारा काम जो हो रहा है ना कश्मीर में, ये पाकिस्तान सपोर्टेड है। अब बात यह है कि क्या हमारी मिलिट्री पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए रेडी है इस टाइम पे, क्योंकि एक तरफ रियल में देखा जाए तो यूएसए ने तो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया, तो एक तो अफगानिस्तान से तालिबान अपनी तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट देने में कमी नहीं छोड़ेगा, दूसरी तरफ इंडियन मिलिट्री ऑलरेडी एंगेज्ड है चाइना के साथ में जो हमारा फ्रंट फेस ऑफ चल रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ में हम वही बात जो 2.5 फ्रंट की हम बात करते हैं, तो पहला फ्रंट तो चाइना, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान, तीसरा फ्रंट हमारी इंटरनल इश्यूज जैसे नक्सलिज्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो गया, या कोई भी मुद्दा। तो ऐसे में क्या हमारी मिलिट्री जिस तरीके से जैसे एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया था या फिर आप कह सकते हो सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया था, वो कंडक्ट करने के लिए इस टाइम पे पोजीशन में है, तो सवाल का आंसर हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये अपने आप में। तो स्टेट का रिस्पॉन्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो चाहता है कौन, ये अटैकर्स जो हैं। पर इंडिया के लिए इंटरनली अटैक करना वो ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में है कि जो आप कश्मीर को आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, उसके बाद में स्पेशल स्टेटस जो था उसको तो विड्रॉ कर ही लिया, पर डिमांड की जा रही है स्टेटहुड रिस्टोर करने की, वो भी आप प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो। और एक्सटर्नली देखा जाए तो इंडिया की जो आर्मी है वो ऑलरेडी चाइना के साथ एंगेज्ड है और यूएसए भी विड्रॉ कर चुका अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान वाली बॉर्डर जो है एलओसी जो है वो थोड़ी सी अलर्ट पे आ चुकी है। रेड क्लिफ लाइन है वो थोड़ी सी सेंसिटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा दो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट राइटर ये निकालना चाह रहे हैं कि अभी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से कश्मीरी मुस्लिम्स अपने आप को ये सोच रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू आउट इंडिया आप देखो कहीं ना कहीं धर्म के नाम के ऊपर मतलब वायलेंट आउटब्रेक होना या अशांति फैलना ये नॉर्मल है। तो बोले ये जो कम्युनलिज्म की लाइन है ना, ये अब कश्मीर में भी अच्छे से खिंच चुकी है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। दैट मीन्स स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म, जिसमें धर्म के नाम पर जो माइनॉरिटीज़ हैं कश्मीर में उन पर अटैक किया जा रहा है और कम्युनली वेपनाइज किया जा रहा है और उन पर अटैक किया जा रहा है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आ जाता है, इसी में सारी चीज़ें बताई जा रही है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट ये बताता है कि पॉलिटिकल क्लास में वहाँ पर प्रॉपर यूनिटी नहीं देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल क्लास या तो आप कह सकते हो कि कश्मीर के खुद के जो लोकल्स हैं वो, या फिर आप देख सकते हो कश्मीर के जो लोकल लीडर हैं वो, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो, उनके बीच में कोई कॉमनैलिटी देखने को मिल रही नहीं है, कुछ कन्वर्जेंस देखने को या यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस कमी को, ये जो कमियां है ना, ये जो गैप है पॉलिटिकल क्लास के बीच में, इसी को हार्नेस कर रहे हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल यूनिटी की कमी है, ये भी सीधा सीधा यहाँ पर सिग्नल आ जाता है। और लास्ट पॉइंट राइटर बोलना चाह रहे हैं कि कश्मीर की अगर बात करें तो नॉर्मल पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन स्टैब्लिश होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल क्या मतलब, सरकार रिस्टोर नहीं कर पा रही है, क्योंकि कश्मीरी लोग जो हैं वो एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमिलिएशन का सामना कर रहे हैं कि बड़ी बेइज्जती की हमारी, हमसे बिना पूछे हमारा स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया आर्टिकल 370 को हटा करके, और बाद में अभी तक भी वहाँ पर
प्रॉपर एक कह सकते हैं ना कि स्टेटहुडशिप है जिसकी डिमांड कश्मीरी कर रहे हैं, बोलो वो भी अभी अब तक हमें नहीं दी। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे जो सिग्नल करते हैं कि क्यों वहाँ पर अभी भी नॉर्मलसी नहीं आ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस टेररिस्ट अटैक, ये जो अटैक हो रहे हैं सिविलियंस के ऊपर, ये क्या सिग्नल दे रहे हैं, राइटर ये बोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल वायलेंस है, उसके पीछे एक मुद्दा और है, दैट इज डेमोग्राफिक इमेजिनेशन, कि जो कश्मीरी लोग हैं उनका सोचना ये है कि जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, आर्टिकल 35A भी आपने हटा दिया जिसमें कि कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन थे सिटीजनशिप के लिए, वहाँ की लोकल जो सिटीजनशिप थी, तो उसकी वजह से डेमोग्राफी में चेंजेज आ जाए, जैसे कि रिलीजन के नाम पे, जैसे कि कश्मीरी पंडितों का जो एग्जोडस हुआ था 1990 के टाइम पे, तो उनको बोला फिर से कश्मीर में ला करके सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो बोला जो कश्मीरी मुस्लिम्स की मेजोरिटी है वो अंडर थ्रेट है, तो उसको लेकर के वो ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, इसलिए एक तरीके की वो किलिंग कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की, कि कहीं वो आकर के यहाँ पर सेटल हो गए फिर से, तो जो हमारी डोमिनेंस क्रिएट हुई है पिछले 20-30 सालों में वो डाउन हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए ना तो कश्मीर के लिए देखो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस जो हैं वो कश्मीरियों के लिए भी चिंता की बात है, तो इंडिया जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन है जिसको हम बोलते हैं, तो बोला उसके लिए भी कम चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है। हिस्टोरिकली या इकोनॉमिकली देखें तो कश्मीर की कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, पर वो हेल्प होनी चाहिए वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसी से ओरिएंटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्लान तो कर रहे हो दिल्ली में और वो प्लान अप्लाई कर रहे हो वहाँ ले जा करके, वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेमोग्राफिक बैलेंस क्रिएट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसी तरीके से वो लोग कोशिशें करेंगे कि बिहार से आए हुए, जम्मू से आए हुए या फिर जो हिंदू हैं, सिख्स हैं, उनको अटैक वो करते रहेंगे। तो आज इंडिया में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है ना उसके हाल बहुत बुरे हैं, पॉलिटिकल फ्यूचर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, पता नहीं आगे क्या होगा, राइटर ये बोलना चाह रहे हैं, और साथ में जो ह्यूमन सिंपैथी है वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो ज़रूरत है कि ऐसी स्टेटमैनशिप की जो कि इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सके, नहीं तो देखो मुश्किलें कम नहीं है, बढ़ती ही चली जाएंगी। ठीक है, कम्युनलिज्म या फिर ब्रेवेडो का मतलब हो गया कि आप अपनी दादागिरी से कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहो, चाहे अगला कोई चाहे या ना चाहे, तो वो चीज़ें तो देखो इंडिया की इंटेग्रिटी के लिए चैलेंज ही क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस थे, ये कुछ सिग्नल्स थे, उनके लिए राइटर यहाँ पे बता रहे थे जो हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द रोड एट ब्रेटन वुड्स। देखो आर्टिकल को लिखने वाले राइटर्स हैं देवेश कपूर और हमारे फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन जी। देखो अगर देखी जाए ना तो वॉशिंगटन डीसी में एक एड्रेस है 19th स्ट्रीट, और वहाँ पर रोड के 2 साइड में अगर देखो तो वहाँ पर ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड है, और वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पर दोनों इंस्टीट्यूशन में कुछ कॉमनैलिटीज़ निकाल के लेके आ रहे हैं, कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं राइटर्स। पहली कॉमनैलिटी कि इन दोनों को जो चेयर करने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो ये नाम दिए हुए हैं, पॉल वुल्फॉइड्स, जिम किम, इसी तरीके से डेविड मालपास, रॉड्रिगो रेटो, इसी तरीके से डोमिनिक स्ट्रॉस कान, इसी तरीके से क्रिस्टिना लेगार्ड और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कभी आईएमएफ को लीड किया है तो कभी वर्ल्ड बैंक को लीड किया है। एक तो कॉमनैलिटी ये है कि इनके जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो चेयर हैं उनके अंदर जो भी लीडर्स हैं वो फेस मोर और लेस कॉमन ही है, एक तो कॉमन चीज़ ये आ गई। दूसरा, ये जो 8 मोस्ट रीसेंट हेड्स हैं, ये 8 नाम हमने देखे ना, ये अभी रिसेंटली बने हुए हेड्स हैं। ठीक है, चाहे वर्ल्ड बैंक के हो चाहे आईएमएफ के हो। सेकेंड कॉमनैलिटी ये आ जाती है यहाँ पर कि एक ड्यूअल मोनोपोली सिलेक्शन प्रोसीजर देखने को मिलता है। ड्यूअल मतलब सिर्फ 2 पर्टिकुलर सेक्शंस की ही डोमिनेंस है, मोनोपोली इसलिए बोल दी केवल 2 की ही मोनोपोली है। वो कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर में कैसे है? देखो, वर्ल्ड बैंक को चेयर कौन करेगा? वो बंदा जो कि एक अमेरिकन है, और आईएमएफ को चेयर कौन करेगा? वो बंदा जो कि एक यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करता है। तो यहाँ से ये एक मोनोपोली तो हो गई अमेरिका की, एक मोनोपोली हो गई यूरोप की, दोनों के बीच में साठगांठ हो गई, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है जो भी चेयर है उसको। और ये अरेंजमेंट लगातार चल रहा है, जिससे क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि केवल और केवल इन दोनों इंस्टीट्यूशन में वेस्टर्न पावर्स की बोलबाला
बना रहेगा, उनकी पकड़ बनी रहेगी। दूसरी कॉमनैलिटी क्लियर होगी। तीसरी कॉमनैलिटी दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या है कि पर्सनल इंटीग्रिटी अगर देखी जाए, दोनों अभी जो लेटेस्ट चल रही है दोनों इंस्टीट्यूशन में, चाहे वर्ल्ड बैंक में हो चाहे आईएमएफ में हो, उनकी जो चेयर हैं, पर्सनल इंटीग्रिटी मतलब वो खुद जो है वो मोरली कितने हाई या कितनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज रखते हैं मोरली, ठीक है। अब उनमें देखा जाए तो उनके ऊपर दोनों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसमें मेन जो मुद्दा है वो आपको पता है ही कि वर्ल्ड बैंक में अभी डेटा मैनिपुलेशन का केस पकड़ में आया है, जिसमें ये था कि दो मेजर कंट्रीज चाइना और सऊदी अरब को फेवरेबल कंडीशन में दिखाना, पर्टिकुलर बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, चाइना और सऊदी अरब की रैंकिंग बढ़ाने का मुद्दा सामने आया है। और ये मुद्दा जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही मतलब इंटरनली किया जा रहा है। तो दोनों के जो लीडर्स हैं जिनका नाम हम पीछे पढ़ चुके हैं, बोलो उनसे सवाल किए जा रहे हैं। बोले एक ये कॉमनैलिटी आ रही है कि दोनों इंस्टीट्यूशन के लीडर्स हैं ना, उनके ऊपर सवाल या चिन्ह लग चुका है कि उनका जो सिलेक्शन है, एक तो वो मोनोपोली बेसिस पे हो रहा है, दूसरा उनकी जो कंडक्ट है उसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन भी सवालिया चिन्ह के घेरे में आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो राइटर सीधा का सीधा एक ही हिंट करना चाह रहे हैं, आज ये इंस्टीट्यूशन है कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में काम करते हैं। इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करे, जबकि खुद मॉरली टर्पिट्यूड का सामना कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुके हैं ये इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ यहाँ पर राइटर्स के द्वारा हाईलाइट की जा रही है। अब अगर देखा जाए, वैसे तो अगर क्लियर और फेयर बात की जाए तो राइटर का ये कहना है कि राइटर्स का कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में अभी तक जो कोई भी इंडिविजुअल काम कर रहा है ना, उसके ऊपर सवालिया चिन्ह तो लग ही चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंडिविजुअल्स ही करप्ट हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल करप्ट नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर जो कोई भी वो लोग काम कर रहे हैं उनसे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उनकी डीड क्या है। एक कोट यहाँ पर दे रहे हैं जिसका नाम है एक्सितस एक्टा प्रोबेट। इसका मतलब हो गया एक्सितस एक्टा प्रोबेट। इसका मतलब हो जाता है कि जी आप अपनी जो भी आउटकम है ना, उससे पता पड़ जाता है कि आपकी इच्छा क्या थी काम करने से पहले। दैट मीन्स अभी यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस ये दोनों के दोनों मिलकर के जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है जिसमें इंडिया भी आता है, उस पर तो दबाव बनाते हैं कि भाई आप गुड गवर्नेंस प्रमोट करो, करप्शन को ख़त्म करो, इंटीग्रिटी रखो डेटा के अंदर, सब कुछ एकदम वेल मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करो। और वही सवाल जब वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं तो फिर जवाबदेही किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्योंकि ड्यूओपोली है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं कर सकता, राइट। इसके अलावा जो क्रेडिबिलिटी है इन इंस्टीट्यूशंस की, उनके ऊपर भी अब डाउट होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कहना कुछ और करना कुछ और। कहने को तो आपने कह दिया कि हाँ जी बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंट्रीज को काम करना चाहिए, लिबरल इकोनॉमी बनाओ आप, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करो, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डेटा के साथ मैनिपुलेशन करके आप दूसरे कंट्रीज को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। दैट मीन्स आप हिपोक्रेटिकली काम कर रहे हो। हिपोक्रेसी है कि बोलना कुछ और करना कुछ और, मोरली आप बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। अब आप एक चीज़ देखो कि जब एक इंस्टीट्यूशन का हेड है वही अगर ढंग से काम नहीं करेगा, अगर उसकी इंटीग्रिटी उसके साथ में नहीं है, अगर उसको प्रॉबिटी के साथ काम करना नहीं आता है, कि उसके प्रिंसिपल्स जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स के हैं, तो उनको ही अगर वो प्रॉपर्ली नहीं फॉलो करेंगे तो स्टाफ के सामने क्या वो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। और ये चीज़ क्लियर भी हुई है, जो रिटायर्ड स्टाफ है ना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई है कि बोले इन इंस्टीट्यूशंस को एक आइडियल के तौर पे देखा जाता है और इन्हीं इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ आ रही है जहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन किया जा रहा है। और इन इंस्टीट्यूशन के जो फॉर्मर लीडर्स हैं, चेयर्स जो रह चुके हैं वो, या फिर जो लोग करंट चेयर हैं, उनसे अगर सवाल किए जाते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड्स के साथ में। इसका असर देखो फिर इंटरनेशनली भी देखा जा सकता है कि डेटा मैनिपुलेशन, अगर वही बात है, अगर कहीं पे धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग तो डेफिनेटली लगी है। इसके अलावा अगर देखें तो जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर तो ये डिमांड की जाती है कि वहां पर इंटीग्रिटी जिन पर्सन्स की ज़्यादा हो उनको अपॉइंटमेंट होना चाहिए, या फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, या फिर जो कोई भी काम कर रहे हो वो बिल्कुल एथिकली परफेक्ट होना चाहिए।
पर इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये जो ऑपरेशन है ना इनके, ये बिल्कुल ग्रे जोन में रहते हैं। ग्रे जोन का मतलब कि ना तो ये पता पड़ता है कि इनका पॉलिसी क्या है, फॉर्मल पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं पड़ता, ना इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता पड़ता, और साथ में इन इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है राइट एक्स एंते। इसका मतलब हो गया कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना इन हेड्स का, वो एक तो सही तरीके से होना चाहिए। अभी हमने देखा केवल ड्यूअल मोनोपोली चल रही है, वर्ल्ड बैंक अमेरिकन और आईएमएफ यूरोपियन। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, इसको डाइवर्सिफाई करो। और जो दूसरे कंट्रीज हैं, आज कोई वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस थोड़े ना, दूसरे कंट्रीज भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंडिया भी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इम्पार्शियल मैनर के अंदर सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीडर्स का, जो भी चेयरमैन है या चेयरपर्सन यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लीडरशिप की सिलेक्शन है इन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में, वो अब वेस्ट की जो कमिटमेंट है कि हाँ जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम बहुत ही बैलेंस्ड वे में प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये अभी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। अब आ जाओ दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। वहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो देखो हमने ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की बात की, यहाँ पर तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की डोमिनेंस है, पर दूसरी तरफ अब चाइना भी तो राइज कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, या तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में खुद की पकड़ बना रहा है, या अब यहाँ पर सीधा सा एग्जांपल देखो कि लगभग 15 यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनमें 4 का चेयरमैन अभी कौन है, चाइना के चाइनीज पर्सनल्स हैं। ठीक है, तो चाइना की डोमिनेंस भी बढ़ रही है। और दूसरी इन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जहां पर भी ये वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस है, उनको चैलेंज करने के लिए चाइना अपनी तरफ से नए इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रहा है। तो वो चीज़ भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ये भी एक एंजाइटी का पॉइंट है और अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इधर चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उधर वेस्टर्न कंट्रीज की लीडरशिप में जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उनकी डिग्निटी है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है। तो ऐसे में तो जो एक डेमोक्रेटिक मैनर में पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी साथ में आकर काम कर सकती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि सिंपल सी बात है, चाइना की अकाउंटेबिलिटी इस चीज को लेकर के भी प्रॉपर्ली फिक्स नहीं की जा रही है कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन था वो हुआ कैसे था। ये चीज अगर क्लियर नहीं हो रही है, तो चाइना अगर अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा तो वो भी कोई ठीक बात नहीं है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, चाहे ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लिए सही से एक डेमोक्रेटिक मैनर में इनके लीडर्स का सिलेक्शन होना जरूरी है। किसी एक कम्युनिटी या एक सेक्शन की डोमिनेंस होना बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हो जाएगा। WTO के हाल देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने तो डिस्कार्ड कर ही दिया था WTO की जो एपेलेट बॉडी है उसको। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ अच्छे कदम नहीं लिए अभी तक WTO के लिए। सही है, तो ऐसे में यूरोप, US इनकी डोमिनेंस हो या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में लीडर को अपॉइंट करते हैं, तो इससे तो देखो इन इंस्टीट्यूशंस की जो लेजिटिमेसी है, वैधता है, क्रेडिबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, वो लगातार डिक्लाइन करती चली जाएगी। आज जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो सॉफ्ट पावर है ना जियोपॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट में, मतलब एक चाइना को क्या कहा, क्या के इग्नोर किया जाता है, चाइना एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, पर जी आप जिस तरीके के काम कर रहे हो वो कोई कम अथॉरिटेरियन रिजीम के मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम से हटके नहीं है। तो ऐसे में ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में आना ज़रूरी है, क्योंकि देखो बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होने वाली है, तो ये जो कोई भी कमियां रह गई हैं ना इनको करेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, ये सही तरीके से सही कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए लीडर के तौर पे। ठीक है, तो करंट मैच में डेविड मालपास और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा दोनों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहे हैं। इनसे सवाल किए जा रहे हैं, ये अपने आप में ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही सवाल है। तो डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला इंडेक्स है, इस पे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो। और ये जो शो है, ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो पूरा कह सकते हैं ना कि इन इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को डाउन करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में इंक्वायरी प्रॉपर होनी भी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड सारा काम होता है वर्ल्ड में। और ये इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड कम्युनिटी को डायरेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये प्रिंसिपल्स आप फॉलो करो, तब जा करके आपको हम लोन देंगे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान को बोल ही रखा है IMF ने कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रोको। अच्छा, पाकिस्तान को तो आपने बोल दिया, पर आप जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है उनको तो करेक्ट कर लो, राइट।
तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक था वो भी, और एथिक्स में भी जब आप इंटीग्रिटी इनके ऊपर कभी लिखना हुआ आपको तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि वर्ल्ड बैंक में भी अभी क्या हुआ है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रॉबिलिटी, इनके ऊपर जो कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर लोगे। ओके, तो देखो इस डिस्कशन में जितने पॉइंट थे वो हमने डिटेल में देख लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शेफ विपिन लाटा चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, थैंक यू।